Welcome students to my physics channel, YouTube channel, that is Physics Info. And for class 12th, today we will discuss about the topic that is electric potential due to a non-conducting sphere, as well as for a uniform line charge and infinitely line charge body. जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने फाइंड आउट किया था और आप आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि कैसे एक कंडक्टिंग स्फीयर, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो शेल है, शेल की शेप में यानी कि होलो है, तो उन दोनों के रिजल्ट्स को हमने कैसे कोरिलेट किया था और मैंने बताया भी था कि उसके अलग अलग पॉइंट पर, शेल के या स्फीयर के बाहर, उसके सरफेस पर और उसके अंदर कैसे पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं। तो आज बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी नॉट फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। फील्ड तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट ये है, पहले तो अपने दिमाग में एक बात आप डाल लीजिए कि जो ये नॉन कंडक्टिंग होता है, इसका मीनिंग ये है कि हम इसे इंसुलेटिंग भी कहते हैं, कि हम किसी ऐसे इंसुलेटिंग और ऐसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जब हम चार्ज गिवन करते हैं, मतलब चार्ज जब हम ऐसे स्फीयर को देते हैं या ऐसी बॉडी को देते हैं नॉन कंडक्टिंग को, तो जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह की बॉडी में। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे इस्तेमाल होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। किसका इस्तेमाल होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए बात करते हैं। और आई विल वेरी सॉरी कि अगर आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस अगर आपको इस वीडियो के दौरान अगर क्रिएट आपको हो रही हो, दैट इज जस्ट फॉर बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्सेज। ओके, सो पॉइंट आउट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात यहाँ पे कर रहा है ये। तो सेम एज इट इज यहाँ पे ये है कि हमने एक स्फीयर कंसीडर किया। क्लियर है बच्चों? क्या कंसीडर किया? हमने एक स्फीयर कंसीडर किया, और जब हम उस स्फीयर को कंसीडर करते हैं तो पहले मैं बता देता हूँ कि वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। क्या है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है बच्चों। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज होगा वो थ्रू आउट द वॉल्यूम टोटली डिस्ट्रीब्यूट होगा उस पूरे वॉल्यूम के अंदर, और इसकी जो रेडियस है दैट इज आर। क्लियर? सो जब बात आती है कि भाई चार्ज, अगर मान लीजिए मैं वही वाली बात की, अगर मैं पूरे चार्ज को कंसंट्रेट, मान लो कि वो कहाँ पर कंसंट्रेट है, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है ना, तो चार्ज इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, राइट? वी कैन से इट, सो डोंट बी डाउटफुल। सो टोटल चार्ज क्यों इस पूरी बॉडी के अंदर है, not only surface but also reside throughout the volume inside the sphere। तो अब सवाल ये है कि हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पहला पॉइंट ये आता है आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, जैसा कि हमने कंडक्टिंग स्फीयर में भी किया था। सेम पॉइंट चलेगा, सेम प्रोसीजर चलेगा कि हमने कोई पॉइंट ए कंसीडर कर लिया आउटसाइड द स्फीयर, और आउटसाइड द स्फीयर की जब बात हो ही रही है तो जो ए पॉइंट है बाहर,
उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से, दैट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी स्मॉल आर। वेरिएबल हो सकता है वो यहाँ भी कहीं भी ले सकते हैं आप, बट शुड रिमेन इन द फील्ड ऑफ द चार्ज बॉडी। तो ऐसे में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट ए पर? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ई ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, दैट विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि जो क्यू चार्ज है वो पूरी बॉडी के ऊपर है और उसको सेंटर पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, एंड देन इट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज बॉडी। सो के क्यू बाय आर स्क्वायर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट पॉइंट ए पर। अब हमें निकालना है पोटेंशियल। एज वी नो, क्या जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने लिया है, फील्ड की दिशा में आप जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, मतलब वो मैं बार बार बात आपको बताता रहूंगा, माइनस dv बाई डी आर। उसके बाद dv इक्वल टू माइनस ई डी आर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप रखिएगा, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो dv इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू डी आर बाय आर स्क्वायर। और अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, सवाल वही है। सवाल ये है कि पोटेंशियल हमें कहां निकालना है, एट पॉइंट ए पर निकालना है। तो इसलिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, dv चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। कहां से कहां? इंफिनिटी टू पॉइंट ए। तो इंटीग्रेशन करेंगे यहां भी, ठीक है। इंफिनिटी से पॉइंट ए तक की डिस्टेंस क्या थी, r थी, तो इंफिनिटी से r उसका इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ए पॉइंट की बात हो रही है। तो dv इज अ v, तो v एट a इक्वल टू, डायरेक्ट लिमिट आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैं dv रखूंगा तो dv का इंटीग्रेशन v आएगा, a अपर लिमिट मतलब एक सबस्क्रिप्ट है जस्ट शो करने के लिए, और माइनस में v इंफिनिटी। और मैंने वैसे हालांकि v इंफिनिटी इसलिए लिखा था क्योंकि v इंफिनिटी जीरो होता है, इंफिनिटी में जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो जीरो होता है। एंड दैट इज द ऑन द राइट साइड क्या आएगा, माइनस के क्यू डी आर बाई आर स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले आप वही वाली बात की, आप इंटीग्रेशन बार बार कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ। आर स्क्वायर है, ऊपर जाके आर माइनस टू होगा, और आर माइनस टू का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आर माइनस वन बाय माइनस वन आएगा, और उसकी लिमिट इन्फिनिटी से आर होगी। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और v इंफिनिटी जीरो होता है, तो v एट a जो फाइनली रिजल्ट हमारे पास आएगा, दैट विल बी इक्वल टू k q by r. So you can say that, and you can see the last lecture of the conducting sphere where the potential at any point which lie externally to the sphere have the same result k q by r. तो हम कह सकते हैं कि नॉन कंडक्टिंग के अंदर भी जब चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बाहर किसी भी पॉइंट पर, स्फीयर के बाहर किसी भी पॉइंट पर, उसके अंदर हो या बाहर हो, तो पूरा चार्ज काउंट होगा। तो ए पॉइंट के लिए ये डिपेंड नहीं करता कि चार्ज सरफेस पर है या वॉल्यूम के अंदर है, उसके लिए तो पूरी बॉडी में जो चार्ज होगा वो कंसीडर करेंगे ना पॉइंट ए पर। तो दैट डजंट मैटर कि वेदर चार्ज लाई ऑन द सरफेस और इनसाइड द वॉल्यूम और थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और ये पॉइंट ए कहां था, एक्सटर्नल था, मतलब आउटसाइड द स्फीयर था। अब बात वही आती है सेकंड केस की कि ऑन द सरफेस, ध्यान दीजिएगा सेकंड पॉइंट की बात आती है जब, तो क्या लिखेंगे, ऑन द सरफेस, ठीक है। तो ऑन द सरफेस जब आप बात करेंगे तो क्या आएगा इसमें, देखिएगा ऑन द सरफेस में बच्चों कि जस्ट हमें क्या करना है, जो हमारा रिजल्ट है ये, इसमें हमें स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट करना है, क्योंकि जब हम सरफेस पर आ जाएंगे
तो सरफेस पर मान लीजिए ए से हम यहाँ पर किसी पॉइंट पर कहीं भी ले सकते हैं आप वो पॉइंट। मान लीजिए हम यहाँ सरफेस पर आ गए पॉइंट बी पर, तो एट द सरफेस पॉइंट बी ये डिस्टेंस आर रिड्यूस होगा कि कैपिटल आर हो जाएगा। चार्ज तो पूरा उसके लिए वही काउंट होगा ना, क्यों, ठीक है ना, थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द वॉल्यूम, वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर हमारे पास r इक्वल टू कैपिटल R है और हम पुट कर सकते हैं उसको 1 में, तो देन वी हैव द रिजल्ट v एट b। स्पेशली आपको दिख रहा होगा कि मैंने पॉइंट b कहाँ बनाया है, ऑन द सरफेस मैंने ड्रॉ किया है। तो v एट b विल बी इक्वल टू k q बाय कैपिटल R। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को अगर देखूं तो हमें ये मिलता है कि जब वो कंडक्टिंग स्फीयर था तब भी उसके आउटसाइड यानी कि स्फीयर के बाहर और स्फीयर के सरफेस पर जो रिजल्ट था वो सेम था जैसा कि नॉन कंडक्टिंग के केस में भी आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जब हम इनसाइड द सरफेस की बात, इनसाइड द स्फीयर की जब हम बात करते हैं, ये तो आउटसाइड द स्फीयर हो गया, लेकिन जब हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जाने की बात करते हैं, अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने की बात करते हैं, तो क्या हमारा रिजल्ट सेम होगा? इसका जवाब नहीं में है। सेम क्यों नहीं होगा, चलिए ये समझते हैं। इनसाइड द स्फीयर, जैसा कि हम शुरू में ये बात लेकर के चले हैं कि चार्ज स्फीयर के अंदर तक फैला हुआ है पूरा, क्यों, चार्ज सिर्फ सरफेस पर नहीं है, पूरे अंदर तक है, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम है। ठीक है, हर जगह पर चार्ज है, इसके हर जगह पे चार्ज है। तो जब बात हर जगह की आती है और हमें किसी भी जगह पर पोटेंशियल निकालना हो, तो मान लीजिए अब हम एक पॉइंट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं अंदर, दैट पॉइंट इज सी। मान लीजिए मैंने सी पॉइंट यहां कंसीडर कर लिया, तो आप गौर करिएगा इस सी पॉइंट की डिस्टेंस को वेरिएबल डिस्टेंस हम आर ही मान रहे हैं, स्मॉल आर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अगर मैं सी और ओ के बीच की डिस्टेंस जो ये स्मॉल आर है, इस आर में कंफ्यूज मत होइएगा, वेरिएबल आर है तो आप कैसे भी ले सकते हो, कहीं पर भी इसको ले सकते हो। तो आप इस स्मॉल आर को रेडियस मानते हुए एक स्फीयर बनाइए। देखिए मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूं ये टॉपिक, अगर आपको ध्यान हो कि गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन थी जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जब हम अंदर स्फीयर के अंदर आए थे तो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था। तो जो ये मैंने स्फीयर एज्यूम किया है यहाँ पे, ये गॉसियन सरफेस ही है फॉर ए पॉइंट चार्ज। और अब आप मुझे खुद बताइए, जो ये क्यू चार्ज हमने शुरू में लिया जो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्या इस छोटे से स्फीयर के, इस आर रेडियस वाले स्फीयर के अंदर भी क्यू चार्ज होगा? सोचिएगा इस बात पे, क्योंकि जब बात पूरे वॉल्यूम की आती है, पूरे वॉल्यूम की आती है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही तो होगा ना कि चार्ज जो है अब वो क्यू नहीं बल्कि क्यू से कम होगा। सपोज कि आपने एक बकेट पानी लिया और उस एक बकेट पानी में आपने एक गिलास डाल दिया और उस गिलास को आपने भर के बाहर निकाला, तो क्या वो पानी जो है पूरी बकेट के बराबर है? नहीं ना, क्योंकि आपने गिलास जो था बकेट से छोटे साइज का लिया, और वो होता भी है, बकेट का साइज और गिलास का साइज ऑब्वियसली छोटा बड़ा तो होता ही है। तो जब आप गिलास के साइज की बात करेंगे तो पानी भी तो उतना ही आएगा ना उसमें, पूरी बकेट के बराबर का पानी थोड़ी ना आएगा उसमें एक बार में, इन वन टाइम। तो सेम चीज यहाँ पे है कि जब अगर मैं आर रेडियस का स्फीयर मान के चल रहा हूं, तो इसमें चार्ज पूरे स्फीयर का थोड़ी ना आएगा तो उससे कम ही आएगा ना। तो ये हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा भी था, मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है कि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में कैसे क्यू चार्ज जो इसके अंदर है, अब क्यू नहीं है, इसके अंदर चार्ज क्यू से कम है, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करते वक्त अब हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन को याद ध्यान में रखते हुए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर, उस रिजल्ट को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और वो रिजल्ट ये था कि इनसाइड द स्फीयर एट पॉइंट सी, ये कौन सा था? एट पॉइंट बी। तो यहां क्या लिखना है? एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी
बच्चों एट पॉइंट सी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E इज इक्वल टू, ध्यान देना आपको इस बात पर, E इज इक्वल टू रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट हमारे पास था इनसाइड द स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो फील्ड हमारे पास था वो ये था। रो होता क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए आइए इसका इस्तेमाल करते हैं। वो तो थ्रू आउट द वॉल्यूम कांस्टेंट ही होती है, चाहे छोटा स्फीयर हो चाहे बड़ा लो, डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना जब वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसका यूनिफॉर्म है तो रो इक्वल टू क्यू स्मॉल r डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट तो था ही, लेकिन रो के साथ रो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? स्फीयर का लगेगा यहाँ पे, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर? बात समझ आ गई? डेंसिटी हम पूरे स्फीयर की इसलिए लेके चल रहे हैं ना ताकि हमारा काम इजी हो जाए, ताकि जिसके अंदर का जो चार्ज है वो भी हम टोटल चार्ज की टर्म्स में निकाल सके। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि कई बच्चे सोचते हैं डेंसिटी तो इस छोटे स्फीयर के अंदर के लेंगे क्या? डेंसिटी वही रहेगी, लेकिन वही वाली बात है कि फिर हमारा काम बढ़ जाएगा कि इसके अंदर का जो चार्ज है वो क्यों नहीं है, क्यों डैश है। इज इट क्लियर? तो वो फिर हमें दोबारा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, वो कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, आई होप कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज इक्वल टू क्यू इनटू में स्मॉल r डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। चलिए अब हम थोड़ा सा इस पोर्शन को रब करते हुए पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। कहां पे? पॉइंट सी पर। देखिएगा सेम पॉइंट में जहां यहां जो अप्लाई करूंगा, इसी रिजल्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हमारे रिजल्ट को, कि हमने ये तो पता लगा लिया कि अंदर जो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन तो हम लोग जानते ही हैं, वो कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी इक्वल टू, ये मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, जो आएगा वो ये आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या आएगा, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं सी पर, चार्ज क्यों अंदर कंसंट्रेट है, तो फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, यानी कि पोटेंशियल सी पर ज्यादा होगा और बी पर कम होगा। समझ रहे आप मेरी बात को? तो हम लिख सकते हैं V एट सी माइनस V एट बी, क्योंकि हम सरफेस से कितना अंदर आ रहे हैं। कंपैरिजन कहां करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस किन दो पॉइंटों के बीच का निकालेंगे? एक नोन और एक अननोन। अननोन हमारे लिए कौन सा है? सी। नोन हमारे लिए कौन सा है? सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो हम निकाल चुके हैं, कितना? k क्यों बाय r। तो इसलिए हम दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। BC माइनस VB क्यों लिखा? क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है ना? तो C पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा, B पॉइंट पर पोटेंशियल कम मिलेगा। क्लियर है? एंड दैट विल बी इक्वल टू QR। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात आपको क्या है, प्लीज ध्यान से देखिएगा कि EDR होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? Q। डोंट बी कंफ्यूज्ड, आई विल रिपीट अगेन, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो BC माइनस VB इज इक्वल टू QR डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। क्लियर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। क्लियर? और इनटू में dr। ठीक है, और कहां से कहां तक का उसका इंटीग्रेशन करना है? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? क्योंकि हम सरफेस से सी तक आ रहे हैं, तो सरफेस क्या था हमारा? रेडियस कैपिटल R। सी पर आ रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी? स्मॉल r। भाई सरफेस पर रेडियस जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कैपिटल R के इक्वल है। तो अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बाहर, dr क्या वेरिएबल r है, तो ये टर्म अंदर रहेगी, बाकी q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR क्यूब जो है बाहर रहेगा। एक चीज और नोट करने की, यहाँ पे B पॉइंट पे पोटेंशियल हमें पता है कितना है, दैट इज इक्वल टू K Q
बाय कैपिटल आर। एक काम करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हैं वापस से, तो ये आ जाएगा के क्यू बाय आर क्यूब। ठीक है बच्चों, के क्यू बाय आर क्यूब। अब आप एक बात ध्यान से देखिएगा, हम फील्ड की अगर अगेंस्ट जाएंगे देन पोटेंशियल विल इंक्रीज, फील्ड की दिशा में जाएंगे देन पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो दैट्स व्हाई हम बी से सी आ रहे हैं ना, कैपिटल आर से स्मॉल आर जा रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि बी से सी आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये लिखा है बी सी माइनस बी बी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको इसमें। तो के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए क्यों ये रहा, आर क्यूब ये रहा, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, स्मॉल आर इंटू में डी आर और कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ये इसकी लिमिट हो गई। चलिए अब अप्लाई करते हैं, वी एट सी माइनस के क्यूब बाय आर एज इट इज रखते हैं अभी, इज इक्वल टू के क्यूब बाय आर क्यूब, फिर उसके बाद क्या नाम है, इस स्मॉल आर का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2। ध्यान देना क्या है ये, आर स्क्वायर बाय 2 लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा अब, यहां से इसके बाद वी सी माइनस के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर क्यूब लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर। यहीं पे एक स्टेप अगर आपको विजिबल रहे इजीली तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। सो दैट विल बी वी एट सी माइनस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के क्यू बाई 2 आर क्यूब। ठीक है, के क्यूब बाई 2 आर क्यूब, फिर उसके बाद अपर लिमिट क्या है, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, इसका क्या करें, इसको बाहर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या चीज कॉमन आ जाएगी, वो भी हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिएगा, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, पहले थोड़ा और इजी कर लेता हूं इस काम को, वी सी इक्वल टू, इस टर्म को अंदर ले जाइए, के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर क्यूब। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा माइनस के क्यू, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर ये कैपिटल आर क्यूब है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2r। क्या बचेगा 2r। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब जो ये था माइनस, वो आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, सो दैट विल बी प्लस के क्यू बाय आर। ठीक है बच्चों, नोट कीजिएगा क्या हमने किया यहाँ पे, वी सी इक्वल टू के क्यू बाय 2 आर क्यूब, इसको हम अंदर ले गए आर स्क्वायर, माइनस में माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल तो आर रह जाएगा, और ये माइनस का के क्यू बाय आर बदला करके प्लस के क्यू बाय आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, एक बात नोट कर देंगे यहाँ पे क्या है कि कौन सी टर्म मैच कर रही है, कौन सी टर्म नहीं, किस में क्या कॉमन आ रहा है वो हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आएगा, प्लीज ध्यान देना इस बात पे आपको, कि V at C इज इक्वल टू के क्यू सब में कॉमन है क्या नहीं, के क्यू और आर भी कॉमन आ रहा है, तो क्या क्या अंदर बचेगा वो देख लेते हैं। के क्यू बाय आर सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर। अब बात गौर करने की है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, राइट, फिर माइनस हाफ, ठीक है, और फिर बचेगा +1, ये आएगा माइनस हाफ और फिर क्या बचेगा +1। आई होप ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसमें। तो यहां पे माइनस हाफ +1 कितना हो गया, प्लस हाफ, कितना हो गया +1/2। तो V at C
इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, और जब हाफ आएगा तो 2 भी कॉमन आ गया बाहर, 2r, और अंदर क्या रहेगा बस 1 प्लस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, जस्ट यही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देखें v एट c इक्वल टू कितना आ रहा है, के क्यू बाय 2r इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये रिजल्ट हमारे पास है। क्लियर? तो यहां पे अगर हम देखें कैलकुलेशन पार्ट में, तो के क्यू बाय 2r 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर, क्योंकि यहाँ से माइनस हाफ प्लस हाफ, तो हाफ बचेगा, हाफ को मिलेगा, तो ये आ गया हमारे पास। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे देन यू मे आस्क। हम फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, कोई संशय ना रहे आपके दिमाग में, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो दैट वाज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। फिर हमने क्यू 4 पाई एप्सिलॉन को वापस लिखा के क्यू बाय आर क्यूब, आर डी आर, इंटीग्रेशन किया कैपिटल आर से स्मॉल आर। देखिए बच्चों, ध्यान देने की बात क्या है कि कैपिटल आर मतलब सरफेस, स्मॉल आर मतलब पॉइंट सी। तो हम बी से सी पर जब आ रहे हैं तो हम फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि चार्ज कैसा है, क्यू है, क्यू चार्ज सपोज टू कंसंट्रेट एट सेंटर, उसका फील्ड कहां जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। हम कहां आ रहे हैं, टुवर्ड द सेंटर। चार्ज का फील्ड कहां जा रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर। हम कहां जा रहे हैं, टुवर्ड द सेंटर। यानी कि बी से सी अगर हम आ रहे हैं, सी पॉइंट सी सब जगह सी पॉइंट ही तो है। तो ऐसे में हम फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फील्ड के अगेंस्ट जाने का मतलब पोटेंशियल का बढ़ना। तो इसलिए पोटेंशियल पहले कौन सा आएगा, आगे सी, फिर आएगा बी, दैट्स व्हाई मैंने सी पहले लिखा है। तो BC माइनस बी पे पोटेंशियल मतलब सरफेस पे कितना था, के क्यू बाय आर। फिर क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन को लिखा के आर क्यूब, आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2 होता है, 2 को ले गए बाहर, फिर आर स्क्वायर अपर लिमिट माइनस कैपिटल आर स्क्वायर लोअर लिमिट हो गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, माइनस के क्यू बाय आर था उसको ले गए वहां प्लस के क्यू बाय आर। हालांकि मैं डायरेक्ट यहां से भी कर सकता हूं कि माइनस के क्यू बाय आर ये हाफ है, ये प्लस का बना, तो माइनस प्लस हाफ बचेगा, जैसा कि हमने यहां देखा प्लस हाफ, तो प्लस हाफ बचेगा एक्स्ट्रा को आप यहां भी कर सकते हो। और उसके बाद के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर इनटू डिवाइड बाय के क्यू इनटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2r क्यूब। ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था ना, मैंने आपको बताया कि ये कैसे आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इन दोनों का हो गया, ये माइनस उधर जाकर के प्लस हो गया था। ठीक है, इस वजह से ये आया। फिर यहाँ पे हमने देखा माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ होता है, एंड देन वी हैव द रिजल्ट के क्यू बाय आर। जो हमने कॉमन लेना था वो हमने कॉमन ले लिया, के क्यू बाय आर कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन आ गया था अगले स्टेप में। तो दैट्स व्हाई द फाइनल रिजल्ट इज 1 प्लस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और एक बात अब यहाँ पे स्पेशल केस के तौर पर, अगर हम यहाँ पे सेंटर की बात करें, एट द सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कहां की बात कर रहा हूं, एट द सेंटर ऑफ नॉन, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, बात तो नॉन कंडक्टिंग की हो ही रही है, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, हमें स्मॉल आर की जगह क्या पुट करना है, 0। तो जब हम स्मॉल आर की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, V एट C इक्वल टू के क्यू बाय 2r। ठीक है, के क्यू बाय 2r। क्लियर? तो यहां से हमें देखने को मिलेगा कि इट विल बिकम VB बाय 2, यानी कि जितना सरफेस पर था उसका आधा रह गया सेंटर पे। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर केस में। सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव अबाउट द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है बच्चों, अब आइए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं
या पहले काम करते हैं कि एक और टॉपिक है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाद यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a uniform line charge, due to a uniform line charge। ध्यान से देखिएगा, आपको याद हो यूनिफॉर्म लाइन, अब यहाँ पे लाइन चार्ज की बात हो रही है बच्चों। तो लाइन चार्ज का मतलब है लाइक दिस पेन, जिसमें सिर्फ लेंथ का जिक्र होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वन डायमेंशनली जब चार्ज बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। फिर हम इस केस को एक स्पेशल केस के तौर पर इनफाइनाइट लाइन चार्ज में बदल देंगे। और आपको याद होगा कि गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन में हमने सेम वही कि लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया था। और आपको याद हो और याद होना भी चाहिए कि लाइन चार्ज का जो गॉसियन सरफेस बनता है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, दैट इज द सिलिंड्रिकल, और सिलिंड्रिकल के कर्ड सरफेस, ठीक है, और जो सर्कुलर सरफेस एरिया है, जो बॉटम और अपर का जो सरफेस एरिया है, उसके अबाउट हमने फील्ड कैलकुलेट किया था और हमें पता चला था कि अपर और लोअर सरफेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है ना, फॉर अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज बॉडी। तभी मैं कह रहा हूँ कि हम उसके एंड इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं वहां पे। खैर, अब सेम वही सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन अब की बार आपको फील्ड इंटेंसिटी नहीं, आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज बॉडी की, जिसकी थिकनेस मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, और वो जरूरी भी है ताकि हम उसके चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को आसानी से समझ सकें। कि आपको दिख रहा होगा कि ये प्लस चार्ज जो है वो इस लाइन चार्ज पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब बच्चों लाइन चार्ज की बात आती है, और हम पहले बता देता हूं मैं आपको, इस लाइन चार्ज की टोटल लेंथ जो है वो L है। टोटल लेंथ क्या है? L। ठीक है, अब उसके बाद जब इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है ही, तो मैं कह सकता हूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर दिस सिस्टम is lambda is equal to Q is total charge, you can say that, ठीक है, divided by length, linear charge density equal to total charge divided by total length, is it clear? हाँ ना, charge by length। चलिए अब हमें काम करते हैं, इस लाइन यूनिफॉर्म मतलब फिक्स लाइन चार्ज के सेंटर से यानी कि मिड पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पर कोई पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं, जहां पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब आप देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहिएगा कि हमें पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करना है। तो पहले कोई पॉइंट लिया P, वो लेफ्ट राइट कहीं भी ले लो आप। फिर P पॉइंट जो है उसके मिड पॉइंट से लिया गया, ताकि बताएंगे हम मिड पॉइंट की हम बात क्यों कर रहे हैं। फिर उस P पॉइंट की इसकी डिस्टेंस जो है लाइन चार्ज से, दैट इज A। ओके, चलिए अब बात करते हैं, चार्ज जो है वो तो पूरी लाइन पर है। इसके लिए अब हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक छोटे से पार्ट को कंसीडर किया। आपको याद होगा जब भी पूरी बॉडी पर चार्ज हो तो हम उसके एक स्मॉलर पार्ट से पहले रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। देन वी हैव द टूल, व्हाट काइंड ऑफ टूल, कौन सा टूल की बात हो रही है? इंटीग्रेशन की बात हो रही है।
फिर हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम पूरी बॉडी की वजह से उस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए मैंने क्या किया, एक छोटे से पार्ट को कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ तो मैंने मान ली dl, ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज है द चार्ज इज dq, ठीक है, किस पे, इस स्मॉल से पार्ट पे जिसकी लेंथ dl है, चार्ज dq है। और एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि फॉर स्मॉल पार्ट लैम्डा विल रिमेन सेम, चार्ज डेंसिटी तो सेम ही रहेगी क्योंकि जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है चाहे छोटा पार्ट हो चाहे बड़ा, डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी। तो dq डिवाइडेड बाय dl, नथिंग एल्स, कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि जो मैंने ये dl जो पार्ट माना है, जो स्मॉल चार्ज dq जिसका है, उसकी इसके सेंटर यानी कि मिड पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमें भी मानना पड़ेगा और इस डिस्टेंस को मैंने अपनी तरफ से मान लिया वेरिएबल मानना पड़ेगा बच्चों। तो इसको हमने मान लिया, यू कैन से दैट x या y, जो भी आप मान लो, y मान लीजिए आप इसको y, ठीक है। मैंने y क्यों माना, क्योंकि जो ये चार जो पार्ट हमने कंसीडर किया है, सो वी हैव सो मेनी ऑप्शन कि ये पार्ट हम यहां भी कंसीडर कर सकते हैं, यहां यहां नीचे की तरफ, यहां 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 कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ए वेरिएबल y। y क्या है दोबारा से बता देता हूं, इस लाइन चार्ज के मिड पॉइंट से, इस मिड पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, इस मिड पॉइंट का नाम है बच्चों O, ठीक है। तो इस O पॉइंट से हमने y डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसके ऊपर चार्ज dq है, लेंथ dl है, और अब उस चार्ज से जो ये डिस्टेंस है किसकी, पॉइंट P की, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की बारी अब यहाँ पे आ गई है, जिसको हमने मान लिया r। क्या मान लिया, और r, और हम जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो r की वैल्यू अब यहाँ पे आने वाली है वो आने वाली है y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि r को भी हमने इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो y चेंज होगा तो r अपने आप चेंज हो जाएगा, नो डाउट। तो दिस इज r, ठीक है। अब बारी आती है पोटेंशियल को कैलकुलेट करने की। जैसा कि हम जानते भी हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है देखने की। तो यहां पे क्या आएगा, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P due to this small charged segment, due to this small charged segment is dV equal to k dq divided by r, that's it। क्या हो गया, k चार्ज की वैल्यू dq, डिस्टेंस p पॉइंट से r, k dq by r, क्लियर। हाँ, अब बारी है कि हम इस dq को और इस r को अब लिख लें कि ये क्या होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज हो रहा है, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या की है कि मैंने वेरिएबल इसको तो नाम दे दिया y, इसको नाम मैंने दे दिया dl। तो मुझे काम करना चाहिए यहाँ पे, हम इसको भी जो नाम देंगे वो dy ही देंगे, क्योंकि अगर हम
वाई एक्सिस के अलोंग या इस रोड के अलोंग जो वेरिएबल डिस्टेंस है उसको हम वाई की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस वेरिएबल को भी हम यहाँ पे वाई शो करेंगे। अदरवाइज कैलकुलेशन में जो है मिस्टेक्स होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर अब जब हम एक ही सेगमेंट के अलोंग यहाँ पे मैं वाई नाम दे रहा हूँ और इस सेगमेंट की लेंथ को मैं एल नाम दे रहा हूँ, जबकि जो लेंथ जो डिस्टेंस इस सेगमेंट की यहाँ से है तो उसी वेरिएबल की टर्म्स में हम सेगमेंट की लेंथ को भी शो करेंगे, दैट्स व्हाई dy। ओके, तो आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना कि यहाँ पे dl की वजह मैंने dy क्यों लिखा। अब बारी आती है dq की वैल्यू और r की वैल्यू को रखने की यहाँ पे, ठीक है। और आपको समझ में आया होगा कि अब यहाँ पर आकर के ध्यान क्यों आया, क्योंकि वेरिएबल जो हैं वो जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतनी ज्यादा फिर अदरवाइज हमें प्रॉब्लम आएगी कैलकुलेशन करने में उसमें, ठीक है बच्चों। So that's why it will be dv is equal to k and dq is what, lambda dy। Is it clear? वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। and what is r? r is under root a square या प्लस y square प्लस a square, पहले लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये तो आया स्मॉल पार्ट की वजह से पोटेंशियल है, लेकिन बात किसकी है, बात टोटल पोटेंशियल की है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट लाइन चार्ज बॉडी द टोटल potential is v equal to k lambda integration of dy divided by a square plus y square। क्यों, समझ में आया? क्या आएगा, a square plus y square, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो dy है, अब देखिए यहाँ पे लिमिट है हमारे पास y को dy के पार्ट को लेने की, o से ऊपर तक लिमिट कितनी है देखिएगा। अब इसकी लिमिट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि लिमिट कहां से कहां अप्लाई करनी है। बच्चों मिड पॉइंट o था, o से आधा पोर्शन कितना रह गया, l/2, नीचे वाला पोर्शन क्या रह गया, -l/2, क्योंकि ओरिजिन अगर हमें इस पॉइंट को मानना है तो इसके विद रिस्पेक्ट में हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले एलिमेंट को अगर हम +l/2 ले रहे हैं तो नीचे वाले को हमें क्या लेना है, -l/2, जहां तक हम उस एलिमेंट को ले सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, दैट लिमिट विल बी, थोड़ा सा शो ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, लेकिन आप ढंग से शो कर लेना। ये लिमिट जो है, ये दिस लिमिट इज +l/2 एंड दिस लोअर लिमिट इज यू कैन से -l/2, ठीक है बच्चों। तो ये तो +l/2 हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी -l/2। तो इसलिए यहाँ पे जो लिमिट हम लिखने जा रहे हैं वो लिखने जा रहे हैं -l/2 से लेकर के +l/2 तक। आई होप इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने का जो पॉइंट है वो यहीं पर है कि आप जब भी जहां भी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हो तो उसके ऊपर अपनी पकड़ जरूर बनाइए, होल्ड जरूर कीजिए उसके ऊपर, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जो इंटीग्रेशन है ये dy डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है वेरिएबल y है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है देखिएगा, दैट इज v इज इक्वल टू k लैम्डा इंटीग्रेशन इज लॉगरिथम या नेचुरल लॉग जिसे हम कह सकते हैं, लॉग बेस e की जिसे हम कह सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ln नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जो 12th क्लास में नॉन मेडिकल बच्चे जो है मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इस का इंटीग्रेशन जानते भी होंगे, लेकिन जो मेडिकल वाले बच्चे उनको ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पे कि इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, अंडर रूट में क्या है नीचे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y वेरिएबल है y स्क्वायर है, तो ऐसे में क्या आएगा ln ऑफ y प्लस रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ
it's time to apply the limit minus L by 2 from to plus L by 2. Okay, from minus L by 2 to plus L by 2. तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो v इज इक्वल टू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, v इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा. ठीक है, अपर लिमिट पुट करूंगा y की जगह L by 2 रखूंगा और फिर माइनस में लोअर लिमिट रखूंगा, तो ln L by 2 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4. ये क्या हो गया, अपर लिमिट रखने पर हो गया. अब बारी माइनस लोअर लिमिट रखने की, ln ब्रैकेट स्टार्ट माइनस L by 2, अब ये आएगा. ठीक है, लेकिन माइनस में है वो, तो ये आ जाएगा y की जगह जब आप पुट करेंगे माइनस L by 2, तो दैट विल बी माइनस L by 2 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4. दिस इज द लोअर लिमिट. और अब आप एक लास्ट आइडेंटिटी और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसी में नेचुरल लॉगरिथम. इंटीग्रेशन तो हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन तो हो गया है. अब बारी क्या है उसको समझिए. क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, v is equal to k lambda, फिर ln this one is m minus ln this one is x, तो ln m minus ln n, तो log m minus log n कितना होता है, मेरा कहने का मतलब ये है, log m minus log n कितना होता है, log m by n होता है. तो यहाँ पे आएगा ln, बस अब यही पार्ट न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर हो जाएगा, l अपॉन 2 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय माइनस l बाय 2 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4. सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज बॉडी. ठीक है, क्या आ गया ये, दिस इज द इंटीग्रेशन, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल. ठीक है बच्चों, ड्यू टू ए लाइन चार्ज बॉडी. चलिए जी, अब ये रिजल्ट आने के बाद ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है, नया है आपके लिए आज इंटीग्रेशन में इसमें रूल, तो उसको ध्यान रखना है बस. अब हम कुछ स्पेशल केस की बात यहाँ पे करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. स्पेशल केस में पहला पॉइंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, स्पेशल केस में जो मैं आपके लिए पॉइंट लेके आ रहा हूं वो क्या है, नोट करने वाली बात है. पहला पॉइंट, अगर कोई हमें ये कहे कि आपको इनफाइनाइट जो है चार्ज बॉडी लेनी है, यानी कि ये लाइन चार्ज है, फिक्स पॉइंट P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है. अब आपको कोई अगर ये कहे कि ये लाइन चार्ज बॉडी अगर इनफाइनाइट हो जाए, फॉर एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज बॉडी, अगर आपको ये कहेगी इनफाइनाइट लाइन चार्ज बॉडी हो गई, तो उसके केस में आप क्या कहेंगे, उस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, L इंफिनिटी लेना पड़ेगा. और बच्चों जब L इंफिनिटी लेना पड़ेगा तो मैं आपको बता देता हूं जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल होगा Vp, प्लीज ध्यान से देखिए, गौर करिएगा, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल, यानी कि जो हम पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहे हैं, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो होगा V दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो वो भी इंफिनिटी ही होगा. मतलब आप इनफाइनाइट होगा, आप उसको फिक्स्ड अमाउंट से आप सोचेंगे कि अगर जैसे कि ये फिक्स्ड अमाउंट का रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने है तो क्या ये वैल्यू को फिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका जवाब नहीं में है, ऐसा नहीं होगा. मतलब इनफाइनाइट लाइन चार्ज बॉडी के लिए पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना सही पॉसिबल नहीं है. मतलब जो रिजल्ट आएगा वो फाइनाइट नहीं आएगा, वो भी इनफाइनाइट होगा. ओके, अब दूसरा स्पेशल केस और लास्ट केस. ठीक है जी, हम
पोटेंशियल नहीं फाइंड आउट कर सकते, पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं उस इनफाइनाइट लाइन चार्ज बॉडी के नजदीक की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर मुझे ये कहा जाए कि चार्ज बॉडी इनफाइनाइट है, देखो फाइनाइट का केस तो हो चुका, फाइनाइट में तो हमें रिजल्ट मिल ही रहा है, इसमें तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेशल केस क्या है कि अपन फाइनाइट को इनफाइनाइट लाइन चार्ज बॉडी में अगर चेंज करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, सवाल ये है। तो देखिएगा बच्चों, और अब जवाब आपके पास है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत यहाँ पे है, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर चुके हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो मान लीजिए अगर यही चार्ज बॉडी, मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए, अगर यही चार्ज बॉडी जो है दैट इज प्लस प्लस प्लस, नाउ दिस इज इनफाइनाइट लाइन चार्ज बॉडी, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब है कि आपने इसको अब दोनों तरफ से आपने इसको बढ़ा दिया, तब आपको ये कहा जाए कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, उस केस में बताइएगा क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ए की डिस्टेंस है स्मॉल ए, बी की डिस्टेंस है स्मॉल बी, ठीक है। ए पे पोटेंशियल होगा वी ए, बी पे पोटेंशियल होगा वी बी, तो वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। एज वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity due to an infinite line charge body is E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught r। क्यों बोल रहे हो आप? इनफाइनाइट लाइन चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो नाउ पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, फील्ड की दिशा में आप जा रहे हो तो पोटेंशियल घटेगा, तो ज्यादा पोटेंशियल क्या हुआ ए पर, कम क्या हुआ बी पर। सो फाइनली वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब आप अगर आप बी से ए आ रहे हो तो मैं बात कर रहा हूँ ना, ज्यादा पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई डी आर, लिमिट कहां से कहां, बी से ए, कहां से कहां, बी से ए। तो क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान देने की बात क्या है, देखिएगा ई की वैल्यू क्या है, दैट इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है ना आपको, बी ए माइनस बी बी पोटेंशियल, एक मिनट आप बी से ए आ रहे हो ना, तो हाँ बी से अगर आप ए आ रहे हो तो लिमिट भी बी से ए की लेनी है ना यहाँ पे, बी से ए, हाँ। सो डोंट बी कंफ्यूज, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ फाइंड करना चाहते हो, ए से बी, पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज बॉडी का फील्ड की डायरेक्शन में आप जाओगे, अच्छा फील्ड उसी डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल यहाँ कम होगा यहाँ ज्यादा होगा ना, पोटेंशियल यहाँ ज्यादा होगा यहाँ कम होगा, तो ए से बी हम जाएंगे। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नली पहले हम बात करेंगे, ई बराबर माइनस डी बाई डी आर से, तो अल्टीमेटली आ जाएगा बी ए माइनस वी बी, हाँ कोई बात नहीं, ई की वैल्यू आप रखिए यहाँ पे, बी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, ठीक है। और यहाँ इंटीग्रेशन मैंने क्या था, डी आर बाई आर को इंटीग्रेशन में रखा, कहाँ से कहाँ तक, बी से ए। एक्सटर्नली जब आप अगेंस्ट द फील्ड काम कर रहे होते हैं तो की बात है, मतलब पोटेंशियल हमें पता है कि ए पे हाई होगा, ये भी हमें पता ही, बात समझ में आ गई, पोटेंशियल कहाँ पे हाई होगा, ए पे। तो डी आर बाई आर क्या आएगा बच्चों, एल एन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी, फिर हमें दोबारा करना पड़ेगा उसको, और कुछ नहीं है। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन एल एन आर। एक काम करते हैं, इस स्टेप को थोड़ा साइड में लिखते हैं,
देखिए अब यहाँ देखिए तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट फिर ln r b से a अपर लिमिट a लोअर लिमिट b v a माइनस वी बी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट ln a माइनस ln b। एक काम करते हैं, a छोटा है b बड़ा है, तो बड़े वाले की वैल्यू को पहले लिख देते, तो माइनस साइन कॉमन आएगा, फिर माइनस साइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट ln b by a। So this is the potential, कहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर, बी और ए के बीच में, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन ln स्मॉल b बाय स्मॉल a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ln m माइनस a m कौन में n होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप जो आपको ये पढ़ाया आप देखिएगा दोबारा। क्या किया यहाँ पे, dr बाय r का इंटीग्रेशन क्या किया, नेचुरल लॉग ऑफ r होता है तो ln r, फिर उसके बाद क्या किया, अपर लिमिट a लोअर लिमिट b, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जैसा कि आप डायग्राम में देखें a छोटा है b बड़ा है, तो ऐसे में हालांकि आप जानते हैं कि पोटेंशियल a का ज़्यादा आएगा, वो तो मैथमेटिकली मैंने कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यहाँ पे लोगरिथम में b की वैल्यू बड़ी है तो उसको प्रेफरेंस मैंने यहाँ पे दी, तो ln b बाई a यहाँ पे हमारे पास आ गया, और जो माइनस का साइन यहाँ पे आना था वो माइनस को मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया, ताकि ये va माइनस vb की बजाय क्या हो जाएगा, vb माइनस va हो जाएगा, और वो लोगरिथम जो है वो इजीली थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा। जस्ट इसीलिए अगर हम इसको एज इट इज करते आए हैं तो भी कोई डाउट नहीं होगा, तो भी कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं होगी। तो बच्चों आज के जो हमने जो टोटल टॉपिक जो हमारे थे दोनों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज एज वेल एज इनफाइनाइट लाइन चार्ज बॉडी, वो हमने कैलकुलेट किया। तो आप इसको ढंग से समझिएगा, रिपीट, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है देन यू मे आस्क टू मी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड होप फॉर द बेस्ट, गुड लक।